नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं राजस्थान बजट 2021-22। हर किसी को इंतजार था कि कोविड के दरमियान सरकार की क्या एक्सरसाइज है और बजट में कैसे निकलेगी। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अशोक गहलोत खुद ने कह दिया कि 2.25 घंटे के इस बजट में जादूगर की जादूगरी है। हमने चर्चा की थी कि क्योंकि कोविड को सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने सहा भी है और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट विशेष फोकस कर सकती है और वही हुआ। लंबा अगर हम देखें तो मेडिकल पे काफी ध्यान दिया गया और राजस्थान की जनता के लिए बड़ी खबर यह कह सकते हैं कि 850 रुपए के प्रीमियम में हर हाँ वर्ग सबका। को मेडिकल रिलीफ मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात अगर बजट की करें तो अब आगे से एग्रीकल्चर का बजट प्रदेश में अलग से होगा। तो चलिए मैं चर्चा करना चाहूंगा। हमारे साथ लगातार हमारी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट विश्लेषक और आर्थिक विश्लेषक राजेश कोठारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले जी किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान को लेकर के काफी कुछ अशोक गहलोत ने कहा है और प्रायोरिटी दी है उन्होंने। और बजट अगली बार से अलग से बनेगा एग्रीकल्चर का। ये बड़ी घोषणा मान सकते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, मैंने कल भी कहा था कि वो जिस प्रकार से किसानों को आंदोलन चल रहा है और कांग्रेस चाहती है कि किसानों के करीब कैसे जाएं, तो उन्होंने जो चीजें वादा किया था, राहुल गांधी का वादा आपको याद है, उन्होंने कहा था कि हम कर्जे माफ करेंगे। तो आज उन्होंने कॉमर्शियल बैंकों के कर्जे माफ करने के लिए भी एक एक स्टेप बढ़ाया है। वो स्टेप कितना सफल होगा वो तो आने वाले समय, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बोर्ड तय करेंगे और 90% छूट मिलेगी तो हम वो भी कर्जा माफ कर देंगे। तो ये सारी बातें उनकी पहले की। लेकिन देखिएगा, 45,000 करोड़ का अगर वित्तीय घाटा किसी प्रदेश का हो तो ये सब चीजें कैसे होगी? और कह रहे जादू के माध्यम से हो जाएगी। कहने को तो जादू के माध्यम से कर दोगे, लेकिन वास्तविकता आप धरातल पे कैसे उतारोगे, एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने देखिए 40,000 करोड़ के कर्जे ले लिए आपने। अब कर्जे, अगर आपको कर्जे चुकाने के लिए, उसका ब्याज चुकाने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ेगा। बिजली कंपनी एक अलग से बनाने की बात कर दी कि किसानों के लिए हम कितनी राहत देंगे, क्या देंगे। हम एक नई बिजली कंपनी बनाने जा रहे हैं। हमने पहले 5 बिजली कंपनी इसलिए बनाई थी कि हम बहुत कुछ राहत दे पाएंगे। 1 लाख करोड़ का कर्जा आपके ऊपर बिजली कंपनियों के ऊपर हो गया। तो अब हम, सही बात है, आपने बहुत सारी चीजें कही, कहने में अच्छी लग रही है, दिखने में अच्छी लग रही है, लेकिन इस बार बजट जोधपुर को समर्पित हो गया। बहुत सारी चीजें, जोधपुर जोधपुर 2 बजट में आपने देखा जोधपुर को कुछ नहीं दिया था, लेकिन इस बार तो आपने बेटे की मांग को भी पूरा कर दिया। आरसीए के अध्यक्ष है तो हम इंटरनेशनल मैच कराएंगे, 20 करोड़ रुपए बरकतुल्ला स्टेडियम को भी कर लो। जयपुर को भी दिया आपने, क्योंकि जयपुर राजधानी है इस नाते से। एजुकेशन में आपने बच्चों को कह दिया हम फ्री यूनिफॉर्म देंगे, किताबें देंगे। हाँ, एक अच्छी बात है, गरीबों को अगर कुछ देते हो तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मिलता है। और श्याम जी आप, यहाँ एक बड़प्पन। और देखिए मुख्यमंत्री ने एक बात कही, जो भामाशाह सेंटर बना, भामाशाह डेटा सेंटर जो बनाया उसकी तारीफ की, वसुंधरा राजे ने बनाया, उसकी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। दूसरा, पूर्वी राजस्थान के लिए जो वाटर रिसोर्सेज की बात है कि 13 लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की ही ये योजना थी, हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसे बंद नहीं कर रहे हैं, इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और 25 सांसद हैं। आप लोगों से उम्मीद है, अपेक्षा है, मैंने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री जी को भी याद दिलाया कि उस योजना को आप अमली जामा पहनाइए। तो एक बड़प्पन के साथ साथ एक ये भी कह सकते हैं कि वादा याद दिलाने की एक जो कहें कि गहलोत साहब ने एक हुनर कहें इसे। देखिए योगेंद्र जी, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनौती दे दी कि आपने जो योजना की थी स्वीकृत, हम भी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम राज्य के माध्यम से नहीं बढ़ा पाएंगे। आप केंद्र के माध्यम से उसको पूरा कराओ। 25 सांसद दिए, 7 राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बैठ कह दिया मुस्कुराओ मत, दिल्ली चलो, दिल्ली को कहो, दिल्ली से करो बात, हम भी साथ हैं आपके। तो देखिए मुख्यमंत्री जी राजनीतिक तौर पर जो संदेश देना चाहते हैं वो दे गए आज, कि भाजपा को सब कुछ दिया हमने, लेकिन जो योजना है 37,000 करोड़ की, मैं कल भी आपको कह रहा था जब जब बात हो रही रिफाइंड थी के कि बाद ये सबसे बड़ी योजना होगी, रिफाइंड के बाद नेक्स्ट जो योजना है वो सबसे बड़ी योजना यही है। 13 जिलों में यदि पानी की व्यवस्था कर देते हैं आप, तो निश्चित रूप से राजस्थान जो जो इस प्रकार का सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन केंद्र करेगा नहीं करेगा केंद्र, क्योंकि अभी तो 3 साल पूरे होने जाएंगे।
अभी तो बजट श्याम जी और वापस आएगा। आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। राजेश कोठारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कोठारी साहब, जी। बजट की बहुत परख है आपको, बजट बहुत अच्छे से आप उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। तो इस पूरे बजट को अगर हम देखें, 3.25 घंटे का बजट है। अगर मैं समझ पा रहा हूँ, एग्रीकल्चर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी कुछ मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है। लेकिन जैसे श्याम जी अभी कह रहे हैं, 45,000 करोड़ का तो आपका राजकोष से गांठा है। तो ये सब कुछ हो कैसे पाएगा? दो बातें हैं कि या तो आपको कर्ज और बढ़ाना पड़ेगा। योगेंद्र जी, अब तक बजट होता था 2020 का मैच, और इसमें बजट का भाषण किसी 5 दिवसीय टेस्ट मैच से कम का नहीं लगा मेरे को, ठीक है ना। अब 5 दिवसीय मैच में किसका इंटरेस्ट है बचा हुआ, ये आपकी मेरे सोच की बात है। यहाँ सब कुछ फटाफट चाहिए, फटाफट फास्ट फूड चाहिए, तुरंत खाओ तुरंत पचाओ, तो वहां 5 घंटे वाला टेस्ट मैच आजकल शायद शायद उतरता नहीं है। दूसरी बात, बजट के भाषण सुनते सुनते अधिकांश लोग सो गए थे। लोगों ने कहा अरे भाई उठो, सपनों की बौछार आ रही है, ठीक है ना, सपनों की बारिश हो रही है। तुम कम से कम सपने को अमली जमा पहनते देख पाओ ना देख पाओ, कम से कम इस सपनों की बारिश में भीग तो सकता हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बिना शब्दों के मायाजाल करे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने की मंशा जाहिर करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक इंटेंशन है, दूसरा कंटेंशन है, और तीसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो अभी अभी जो सरकार की जो मंशा है, इंटेंशन, वो तो ये नजर आती है कि समाज का सर्वक सुदृढ़ हो, समृद्ध हो, और उनकी जो प्रॉब्लम को हम एड्रेस करें। कंटेंशन कुछ और नजर आता है, और इम्प्लीमेंटेशन, आज भी राज्य सरकार 30% 35% की एफिशिएंसी से ज्यादा काम कर ही नहीं पाती है, ठीक है ना सर। 45,000 करोड़ का घाटा तो वो जो आपको नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। सरकार ने बातों बातों में ये भी और खिसका दिया आपको कि अगले साल जो वित्तीय घाटा होगा वो 27,000 करोड़ का सरकार खुद एडमिट कर रही है आज की तारीख में, ठीक है ना। और 27,000 57,000 करोड़ भी बदल जाए तो आप इसको अन्यथा मत लेना। हाँ, अच्छी बात जो लगी बजट की, राइट टू हेल्थ निश्चित रूप से प्रायोरिटी है सरकार की, सबकी भी होनी चाहिए। पर हमने कहा गांवों में डॉक्टर जाएंगे, पर आज जो हालत गांव में डॉक्टर की है, उसका जो इकोसिस्टम है, मतलब वो जब तक डेवलप नहीं होगा आप उनमें क्या कर लेंगे सर। तीसरी बात, आम व्यक्ति जिससे त्रस्त है, परेशान है कि साहब पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में सरकार की शायद ये चुप्पी समझ में नहीं आती है। चुप्पी इसे समझ में नहीं आती है कि जब जो हिस्सा आपके पास में था आप उसको कम कर सकते थे, एक मैसेज देते कि लोग, केंद्र सरकार करे ना करे या राजस्थान की सरकार आम जनता के साथ में हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद ऐसा ऐसा करना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू वैट से आता है। उसके बाद ले देखिए आपका क्या बोल एक्साइज, और एक्साइज के बाद भी नहीं देखिए एक विचित्र विरोधाभास में नजर आता है कि एक तो जो 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 लिकर है उसकी प्राइसेस धीरे धीरे कम होती जा रही है ताकि उसका कंजम्पशन बढ़े, और दूसरी ओर पेट्रोल के प्राइसेस पे जो वेट का कंपोनेंट है उसको हम शायद कम करने की मंशा सरकार की नजर नहीं आई, क्योंकि सवाल घोषणाओं का नहीं है। बजट से जुड़ा सवाल तो नहीं है, लेकिन रेवेन्यू रिसोर्सेस से जुड़ा जरूर सवाल है। जीएसटी की बात धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले, सर कोठारी साहब, धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही जीएसटी का जिक्र किया है कि अब फ्यूल प्राइस पे हम कंट्रोल कर सकें, फ्यूल प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी में लेके आ जाना चाहिए। तो इस ओर जाएंगे तो राज्यों के रेवेन्यू रिसोर्सेज पे जो ऑलरेडी ये मान के चलते हैं कि बहुत इफेक्टिव हुए हैं, तो आगे भी कुछ इससे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। पर सवाल देखिए आज इशू किस बात का आ रहा है कि वेदर पेट्रोल की प्राइसेस जीएसटी से गवर्न होती है या नहीं होती है। इशू इस बात का आ रहा है कि सरकार ने इतनी सारी जो घोषणाएं करी हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे पास में राजस्व के साधन कहाँ हैं, कैसे हैं और कितने हैं। ये एक बड़ा विचारणीय सवाल है, क्योंकि सरकार ने कहीं किसी लेवल के ऊपर कोई रोड मैप अभी पेश नहीं करा है कि भाई 50,000 लोगों को हम नौकरी देंगे। नौकरी कहाँ दोगे, क्योंकि कितनी नौकरियां लंबित है। होना क्या चाहिए योगेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से बिल्कुल गुजारिश करूंगा कि पिछले साल हमने ये वायदा किया था, हमने कोशिश करी, कोविड आ गया, इसको हम पूरा नहीं कर पाए, उसके बावजूद ये हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है। पहले इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर आप अपनी क्या अंक दीजिए, मार्क्स दीजिए या असेस करिए, उसके बाद हम आपको ये वायदा करते हैं
इस टाइम फ्रेमवर्क के अंदर हम आपको ये करके देंगे। कि कारण क्या है कि जिसको इंटेंशन सरकार की बहुत अच्छी है, पर इम्प्लीमेंटेशन वो किसी से कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते थे ना 3 मिनट में ये मिल जाएगा, 10 दिन में ये मिल जाएगा, या 181 डायल करो तुरंत आपको कॉल बैक आएगा। आप करके देखिए ना, आपको लगेगा कि कहना और करने में जो डिफरेंस है उसके बीच में शायद कितनी गंगा की नदियां निकल जाए, वो पूरा नहीं होता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बहुत अच्छी चीज सुनने में अच्छी लगती है, पर जब आप उसको रियल टाइम पे करेंगे तब मालूम चलेगा कि हम कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जो कुछ ऐसी बातें कही सरकार जी, इसमें जो आप बात अरे करी साहब है, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी कह सकते हैं हम, जैसे श्राद्ध दुखांतिका के जो हादसे हुए हैं उसको एक सबक के रूप में लिया है मुख्यमंत्री ने। नवजीवन योजना जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की। पुनर्वास, जो लोग शराब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, खासकर इलीगल जो लिकर निकल रही है उसको लेकर। देखिए योगेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि सरकार के नाक के नीचे कोई भी सरकार हो, मैं इस तरह से कोई भी सरकार हो सर, सरकार के नाक के नीचे इल्सिट लिकर बनती है, उसको हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? यानी हम उस बीमारी को पनप नहीं दे रहे। सरकार मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है कि जो आबकारी चौकियां हैं उनका प्रमोट करेंगे, और उनके जो थाने हैं उनमें स्टाफ की बात कही गई है, और मुखबिर योजना जो है, हाँ टैक्सेस में है वो मुखबिर योजना, उसमें भी 50,000 से 1 लाख रुपए की बात है, लेकिन वो टैक्सेस में है, उसको मैं जिक्र नहीं करूंगा। यहाँ नवजीवन पुनर्वास योजना की जो बात कही गई है कि इलीगल जो लिकर का व्यवसाय, इलीगल और हथकढ़ दोनों में अंतर है। इलीगल लिकर तो आपकी जो वेरीफाइड लिकर है, जो स्वास्थ्य के लिए समझिए सर, समझिए, हाँ समझिए। हथकढ़ के लिए तो कहा है उन्होंने कि उन परिवारों को मूल धारा में लाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है और उसको आगे बढ़ाएगी। हाँ, तो ये है, जैसे पिछले दिनों एक्सीडेंट्स हुए हैं, बसें नदी में गिर गई, उनको लेकर के ब्रिजेस की जो बात कही गई है। लेकिन बस बात यह है कि एक विजन और उस पर खर्च करके लागू कैसे होगा, ये दो चीजों में अंतर होता है। तो विजन तो सर विजन एंड दिवास्वप्न, इसमें थोड़ा सा अंतर है सर। एक तो विजन होना, आपका दृष्टिकोण होना, और एक दिवा स्वप्न होना। यानी मेरे पास, मुझे मालूम है मेरे पास आज 1 रुपया नहीं है, मैं बैठे बैठे यहाँ 10,000 करोड़ की प्लानिंग कर देता हूँ। प्लानिंग से कुछ नहीं होता ना भाई। होना क्या चाहिए, मेरा ये मानना है, होना क्या चाहिए, 500 घोषणा की जगह सरकार 5 घोषणा करती, 10 घोषणा करती, कम करती। क्योंकि साधन तो सीमित है मेरे पास में, सीमित साधन है, असीमित अपेक्षाएं हैं, और उन साधनों के जरिए हम कितना पूरा कर सकते हैं। काश वो मैचिंग हो जाता तो ये खुश होते हैं कि चलो इस बार इस बजट में हमने 1 सेक्टर को पकड़ा, 2 को पकड़ा, 3 को पकड़ा। हमने क्या करा कि सब मतलब यानी रुपया मेरे पास में 1 है, 5 पैसे सबको दे दिए, किसी का पेट भी नहीं भरा, और अपेक्षा और भी मेरी गहरी होती गई। दूसरी मैं वापस आ रहा हूं सर, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, 2 बातें हैं हर एमएलए के लिए। उन्होंने जैसे 40 हैंडपंप और 10 नलकूप की, ट्यूबवेल की जो बात कही है, वो आपके पास में हॉस्पिटल्स के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप वो खोल सकते हैं। विधायकों के आधार पे आप अपनी चॉइस से खुलवा सकते हैं कि कहाँ पे मुझे खुलवाना है और हैंडपंप कहाँ लगाना है, ये फ्री छूट दी गई है उनको। और जैसे आपने कहा कि जोधपुर को बहुत कुछ दिया है। एक चर्चा यह रही कि टोंक को खाली हाथ मिला है, तो सचिन पायलट की वजह से रहा, या फिर टोंक के लिए पहले को बहुत कुछ दे चुके तो अब इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। जिन योजनाओं में सभी जिलों के लिए, वहां टोंक को भी बेनिफिट मिलेगा। अब देखिएगा कि आप मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से संदेश बहुत सारी चीजों में देना होता है। अब टोंक में क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी विधायक हैं, विधायक होने के नाते मुख्यमंत्री से मांगने की हैसियत वो नहीं रखते, वो बड़ी हैसियत रखते हैं। वो पहले जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और उनके पास उप मुख्यमंत्री पद था तो बहुत सारी चीजें मिली थी। इस बार नहीं मिला तो उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है कि मेरे से नाराज रहेगा, मेरे साथ नहीं चलेगा, उसको जो कुछ होता है देने का प्रयास। अब देखिए इस बजट में देखिएगा, मैंने कहा था कि आप जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए देंगे, निर्दलीयों को देंगे, और उन्होंने कहा कि मैं सब विधायकों को देना चाहता हूं। देखिएगा आपने पैसा तो ले लिया, पहले विधायक फंड का पैसा तो आपने
कोविड के टाइम में ले लिया था आपने सीएससी, तो जब भी खोलने के लिए कहा था। अब आप नए बजट में कह रहे हो कि हम प्लानिंग करेंगे फिर खोलेंगे, तो 1 साल का पैसा तो आपने ले लिया, उपयोग आपने तरीके से करोगे, लेकिन विधायक को दिया नहीं आपने। अब 40 हैंडपंप देने की बात, एक विधायक को 40 हैंडपंप दे रहे हो आप, उसका क्षेत्र कितना बड़ा होता होगा। एक गांव में एक हैंडपंप नहीं लगा सकता, वो ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। तो योजनाओं में आपको दिया क्या आपने, जो पहले 100 हैंडपंप मिलते थे आप 40 दे रहे हो, घटा के कम ले आए ना आप अपना महत्व बताने के लिए। सरकार देगी आपको, आप करोगे। अब प्रतिपक्ष के नेता भी और प्रतिपक्ष के सदस्य भी कहेंगे हमको भी दे दो साहब हैंडपंप, तो क्योंकि हमारी जनता भी प्यासी मरेगी गर्मी में। श्याम जी 5 करोड़ रुपए के जो फंड का जिक्र किया, 1000 करोड़ का सड़क नीति जो बनाई है 2026 तक रहेगी, 5 करोड़ रुपए हर विधायक के लिए कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में सड़क बनवा सकते हैं, उनके रख रखाव के लिए, या मिसिंग लिंक रोड जो हैं उनको आप चालू कर सकते हैं। इस तरह की कुछ जो हैं, ये 5 करोड़ रुपए इनफ है। आप देखिएगा कि एक विधायक के पास 2 करोड़ खुद का फंड होता था, वो तो छीन लिया आपने। अब 5 करोड़ दोगे, अब कब दोगे, क्या होगा? देखिएगा कोठारी साहब ने सही कहा, हमारे पास पैसा तो है ही नहीं। हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हमारे पास ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, ये करेंगे, कर्जा लेंगे, नाबार्ड से कर्जा लेंगे या बाकी से कर्जा मिलेंगे। जो केंद्र सरकार ने घोषणाएं की है उसमें देखिए स्टेट हाईवे भी है, नेशनल हाईवे भी है, उसके तहत हमको कुछ मिलेगा तो हम दे देंगे। जल मिशन के तहत आपने घोषणा की है, जल मिशन के तहत पहले तो आप कह रहे थे कि हमको 90-10 का रेशो मिलेगा तो हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब आपने कहा कि 32% ही आपका उपयोग हो पाया तो आप चेते और आप निश्चित रूप से नई चीज में आने का प्रयास करोगे। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि केंद्र सरकार से हमको मिलेगा तो हम कुछ कर पाएंगे, और हमारे पास क्योंकि हमने कोई टैक्स लगाने के पास, आपके पास था क्या? आप टैक्स लगाते किस पर? शराब पर तो आपने 30,000 करोड़ का पहले से कह दिया कि हम महंगी बेचेंगे, सब कुछ करेंगे, सारी चीजें, क्योंकि शराब की साहब दुकानें की आप देने में ही आपको वसूली करोगे आप, उसके बाद तो आप जो कुछ करोगे वो बात अलग है। आज देखिए छाबड़ा जी को स्मृति में ला दिया उन्होंने कहा कि हम एक बजट दे रहे हैं कि शराब के खिलाफ प्रोपोगंडा करेंगे, शराब मत पीजिए, लेकिन हम शराब की दुकान खोलेंगे सब जगह। तो ये सारी बातें एक कहने में अच्छा है, गांधीवादी तरीके से आप बहुत सारी चीजें कह देते हो, लेकिन धरातल पे उतारने में बहुत चुनौती है आपके सामने। आप देखिएगा कि बार बार आप जो कह रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बजट आएगा कहां से, पैसा आएगा कहां से, वो बताते नहीं हो आप ये कहते हो कि जादू से हो जाएगा। जादू से अगर दुनिया बदल जाती तो फिर सब कुछ बदल जाता। आप देखिएगा फिर कहा सरकार 5 साल चलेगी, ये मध्यवर्ती चुनाव का सपना देख रहे हैं, ये कभी पूरा होने वाला है। उन्होंने राजनीतिक संदेश बहुत सारे देने का प्रयास किया। वसुंधरा जी को उन्होंने कोशिश की कि देखिए वसुंधरा जी आपकी जो योजना थी मैंने उसको बेहतर माना, लेकिन आपने इसी विधानसभा में शुरुआत में जब पहला बजट पेश कर रहे थे कहा था अखिल अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज वही अखिल अरोड़ा ने बजट बना के दिया है, और अच्छा बजट बना के दिया है, आपके मुताबिक बजट बना के दिया है। उस अधिकारी ने क्या गलती की थी जब हब बनाया था, बहुत महंगी चीजें खरीद ली क्योंकि आपको पता नहीं था, केवल विधानसभा में कह दिया था आपने। आज वसुंधरा जी को कहा आपका जो हब बनाया है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि देगा, आय का स्रोत बनेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र में हम उसको ले जाना चाहते हैं, निजी लोगों को स्टार्टअप लाएंगे, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप जब पहला बजट पेश कर रहे थे तो आपको समझ में नहीं आया था, तीसरे बजट में आकर के वसुंधरा जी की तारीफ करके आप कहना क्या चाहते हो कि देखिए आप फिर सक्रिय हो जाइए, आप भी मुख्यमंत्री बनने लायक हो तीसरी बार जब मैं बनाऊं। तो बहुत सारी संदेश दे रहे हो। अच्छा, तो इसके राजनीतिक मायने, तारीफ की गई है उसके राजनीतिक मायने। एक बात और कही उन्होंने कि देखिए योजना किसी भी सरकार की हो, बजट पूरे प्रदेश के लिए बनता है, प्रदेश की जनता के लिए बनता है। हमें अगर कोई अच्छी चीज उसे बढ़ाना चाहिए, उसे लॉकअप नहीं करना चाहिए, ताला नहीं लगाना चाहिए। जैसे भामाशाह सेंटर का जिक्र उन्होंने खुद ने किया। पूर्वी राजस्थान के लिए जो उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान के लिए 13 जिलों की जो योजना है उसको लेकर के उन्होंने कहा, तो कुछ ऐसी हैं चीजें कि अभी तो स्टार्टिंग में शेयर शायरियां भी काफी हुई हैं और राजनीतिक मायने भी कई चीजों के, क्योंकि बार बार राजेंद्र राठौड़ को, कटारिया जी का भी 2 बार जिक्र किया, वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ को, क्योंकि साथ में बैठे हुए थे, उन्हें लगातार एहसास भी करा रहे थे। इसके क्या मायने थे? देखिए आप देखेंगे कि जब बार बार जिस तरह की बातें कर रहे थे तो कह रहे थे सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने में कौन थे? सतीश पूनिया थे, राजेंद्र राठौड़ थे, या आपका प्रतिपक्ष नेता को तो बोला मानते हैं वो।
तो इसलिए वो अंकित कर रहे थे कि वसुंधरा जी मेरे साथ थी और आप लोग साथ थे। सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसमें आप सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो तो बहन भाई का रिश्ता है, जो अभी तो आज बोले नहीं कि मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि मैं उसके भाई का दोस्त हूँ पुराना। सर पुरानी बातें ही बोल सकते हैं, लेकिन आज वसुंधरा जी को उन्होंने राजनीतिक तौर पर संरक्षण देने का प्रयास किया कि आप राज्य में रहिए, आप और मैं साथ रह करके काम कर सकते हैं, आप मेरा सहयोग कीजिएगा तो मैं 37,000 करोड़ की योजना को, जो आपका सपना है, उसको मैं भी पूरा करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे संदेश आज बजट भाषण में देने का जो प्रयास किया गया, उससे अब आने वाला समय के उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें राजनीतिक संदेश दे दिया। चारों विधायकों के नाम से आपने महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय खोल करके कह दिया, आपने तो 3 अपने खोल के, एक उनका खोला और कहा किरण महेश्वरी के नाम से, सबसे पहले उन्होंने कहा किरण महेश्वरी के नाम से कन्या महाविद्यालय खोलते, अब अपने पुरुषों के नाम से भी खोलते कन्या महाविद्यालय। आपको बहुत अच्छी बात है क्योंकि राजनीतिक तौर पर आप परिपक्व हो और उपचुनाव में आप जाके कहोगे, आप बहुत सारी चीज दे दी ना आपको। देखिए श्याम जी, यहाँ पे 3 विधायक जो दिवंगत हुए हैं, 3 विधायक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी से। किरण माहेश्वरी का नाम लेकर के उन्होंने सबसे पहले उसकी शुरुआत की। मुझे लगता है कि काबिले तारीफ बात है, बड़प्पन है कि जो दिवंगत विधायक हुए हैं इसी सत्र के सदस्य, उनके नाम से गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। दूसरा एक देखें यहाँ पे हाइजीन और हेल्थ को लेकर के जो बात कही है कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के साथ साथ अब जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो भी मिलेंगे फ्री में महिलाओं को, और आशा सहयोगिनियों के माध्यम से। यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, प्लीज इसको बंद कर लीजिए। योगेंद्र जी, मैं तो पहले भी कह रहा था कि राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री जी बहुत सारे संदेश देने का प्रयास करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि मैं पूरे राज्य को देना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं प्रतिपक्ष को आग्रह कर रहा हूं कि ये मेरा बजट नहीं है। देखिए आज उन्होंने 21 बार पानी भी पिया, उन्होंने कहा मैं पानी पी करके आपको वो गुनाहगार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको घरियारा नहीं हूं, मैं आपको प्यार मोहब्बत का सबक दे रहा हूं। वसुंधरा जी ने उन्होंने कहा, वसुंधरा जी आपने तो एक बार भी पानी नहीं पिया था, मुझे तो बार बार पानी पीना पड़ता है क्योंकि मेरा गला खराब है और मेरा वो बहुत सारे। देखिए आज जो बातचीत होने का सिलसिला जिस प्रकार से सदन में बजट के अंदर देखने को मिला, उन्होंने बार बार कहा मुस्कुराओ, ताली बजाओ, कुछ तो दिया है मैंने, कुछ तो कहो। ये सारी मैं अभी आ रहा हूं। श्याम जी वापस लौटूंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। स्वर्णिम जी, बजट बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे साथ राजेश कोठारी साहब है, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। बड़ी बात यही है कि जादूगर जी ने जादूगरी की बात तो की है कि ये जादूगर की जादूगरी है, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? बजट बहुत अच्छा है, घोषणाएं बहुत सारी की हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसोर्सेज आपके पास में कम है। आपने नया टैक्स ऐसा कोई लगाया नहीं है, 910 करोड़ रुपए का आपने राहत और दिया है। फिर ये पैसा आएगा कहां से? सिर्फ कर्ज के माध्यम से। बिजली कंपनियों की बात करें तो एग्रीकल्चर फीडर के लिए और एक कंपनी बना दी है, पहले से 1 लाख करोड़ का घाटा ऑलरेडी बिजली कंपनियों में है। तो ये कुछ घोषणाएं जो हैं, इसका पैसा आएगा कहां से, जो धरातल पे उतारनी होंगी। देखिए जो बजट घोषणाएं हैं ये केवल घोषणाएं नहीं है, क्योंकि इसमें बजट के माध्यम से एलोकेशन होता है, फाइनेंशियल एलोकेशन की बात की है और ये बताया हर घोषणा के लिए कितना बजट, कितना पैसा आवंटित किया गया है। हर घोषणा के साथ में नहीं है, ये सभी घोषणाओं के साथ में बजट एलोकेशन नहीं है इसमें। जैसे एग्रीकल्चर फीडर की बात की है, उसका बजट का अनाउंसमेंट नहीं है कि कितना बजट लगेगा, कहां से आएगा पैसा। देखिए अपलिफ्टमेंट जहाँ पे करना है फीडर का, चाहे लिफ्ट नहर बनानी है, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा, क्योंकि उसमें नया नहीं है ये, इनको सिर्फ रिनोवेशन करना है और इनको ठीक करना है, जो इनमें कमियां हैं उनको दूर करना है, तो उसके लिए जो भी खर्चा आएगा वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से आज जो पैंडेमिक के बाद अर्थव्यवस्था हमारी रुक गई थी, उस पर गतिरोध लगे हुए थे, उस गतिरोध को दूर करने वाला ये बजट है। क्योंकि आप देखें 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है, उद्योग धंधे आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। और फाइनेंस को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो उसको जो है मोबिलाइज करने के लिए, टूरिज्म सेक्टर है इसको मोबिलाइज करने के लिए
यही आमदनी के कुछ जरिए होते हैं जो स्टेट के पास होते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि टूरिज्म सेक्टर और इसके अलावा जो खनिज के लिए, खनिज नीति के लिए बात भी मुख्यमंत्री महोदय ने की थी पहले, और खनिजों को लेकर के खनिजों से किस प्रकार से राजस्व प्राप्त किया जा सकता है, इस पर भी ये कार्य चल रहा है, क्योंकि खनिज के विपुल भंडार राजस्थान में मिले हैं। और मान लीजिए टूरिस्ट सेक्टर यदि अगर ये सुदृढ़ होता है और टूरिज्म यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि हमने कई तरह के टूरिज्म की बात की है, हमने चिकित्सा जो है इसको लेकर के भी टूरिज्म की बात की है, हमने जो आस्था के केंद्र है धार्मिक टूरिज्म की भी बात की है, और इनको डेवलप करेंगे इसी आधार पर इसकी बात हुई है। तो इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है, चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जनता के पास पैसा जाएगा और टूरिज्म बढ़ेगा, इसके अलावा व्यापार बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ते हैं, औद्योगिक इकाइयां नई आती हैं तो नया निवेश आएगा। तो ये पैसे की कमी इन घोषणाओं के लिए कहीं पड़ने वाली नहीं है। और आप देखेंगे FRBM एक्ट। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को आपने सुना होगा, आप जो डाउट कर रहे हैं कि पैसा, सबसे बड़ी बात है कि पैसा कहां से आएगा। घोषणाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि कोई खराब घोषणाएं सारी अच्छी होती हैं। पैसे की जो बात आप कर रहे थे, स्वर्णिम जी का कहना है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा सोच के ही सरकार योजना बना के लेकर के आई है। अब देखिएगा स्वर्णिम जी को पता नहीं है कि हमारे पास वित्तीय घाटा 45,000 करोड़ का है। इसको पाटने के लिए या हम जो कर्जा ले रहे हैं उसको चुकाने के लिए कहां से पैसा आएगा। आप तो केवल देखिए, बहुत सारी चीजें देखने करने में अच्छी लगती है। आपने क्योंकि पुजारियों का थोड़ा सा पैसा बढ़ाया, अच्छी बात है, कुछ चीजें दी, छोटी छोटी चीजें देकर के बेरोजगारों को, अगर आप परीक्षा देने जाओगे तो आपने फ्री रोडवेज कर दी, ठीक है, अच्छी बात है। मगर आपके पास संसाधन की कमी थी। आपको इतना बड़ा बजट, जो मंत्रियों की घोषणा थी, आज मुख्यमंत्री जी ने की। मैंने भी मुख्यमंत्री को ऐसी छोटी छोटी घोषणा करते हुए नहीं सुना कि चौकी खुलेगी, थाना खुलेगा, ये खुलेगा। ये मुख्यमंत्री का काम नहीं होता। ये मंत्री जब डिपार्टमेंट की घोषणाएं होगी वो क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें उनको भी कुछ जिम्मेदारी दीजिए। मुख्यमंत्री जी सब कुछ हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि हम मिल बांट करके सारी चीज करेंगे। अब आप जो कह रहे थे कि 1,000 करोड़ का चाहिए, 100 करोड़ दिए आपने, कैसे होगा पूरा। आप देखिएगा बजट के नाम पे आप नहीं दे रहे हो एलोकेट। आपने जब पिछला अगर देखेंगे आपने 6 महीने में खर्चा किया 29%, बाद में आपने एकदम से दे दिया खर्चा कर दीजिएगा, खर्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। आज बजट प्रकार का अलाउंस किया है, बजट में देने का प्रयास किया है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार का बजट दिया है उसमें लगता है कि बहुत कुछ दे दिया, लेकिन पैसे के माध्यम से देने की स्थिति बनी नहीं। आप टैक्स लगाने, आप करें टैक्स लगाने के पास है क्या? आपके पास टैक्स लगाने के भी, जब जीएसटी लागू होगी तो टैक्स तो लगाने का मतलब ही नहीं होता। आप खाली टैक्स लगाते हो लग्जरी, क्योंकि आज आपके पास होटल व्यवसाय बड़ा खराब हो रखी है, आप कहाँ लगाते टैक्स? वहां पर नहीं लगा सकते थे। और आपने फिर कहा कि एजुकेशन में आपने कुछ सोच के साथ पहले वाले महाविद्यालयों को अब तक कमरे दे पाए। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, देखिए पर्यटन इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कुछ राहत पैकेज भी दिए उन्होंने। जैसे 5 एकड़ में आप अगर रिसोर्ट बनाते, 5 एकड़ लैंड चाहिए, उसको अभी 2 या 2.5 कर दिया उन्होंने। और भी कुछ जगह पे आप वन टाइम सेटलमेंट की बात की है उन्होंने। तो कुछ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उस और नए हब तैयार करने की बात कही है। छोटे ब्लॉक्स में भी रिको अपने इंडस्ट्रियल एरिया बना सकेगा। तो कुछ ऐसी चीजें है कि जिससे, क्योंकि स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि इस पूरे बजट से ये है कि हाथ में पैसा आएगा, हाथ में पैसा आएगा तो बाजार में खर्च होगा तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा आता है तो लोगों की खरीद शक्ति बढ़ती है, तो वो बेनिफिट मिल पाएगा इससे। देखिए सोच तो अच्छा है, लेकिन आप देखिएगा पुराने इंडस्ट्रीज को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आपने तो नए कर दिए कि ये करोगे तो मिलेगा। हम पुराने वालों को जितना देना चाहिए था, जो आज की इंडस्ट्री पिछड़ गई है। आप देखिए टेक्सटाइल उद्योग की स्थिति बहुत नाजुक है, पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर आ नहीं पा रहे। अब नए उद्योग लगाएंगे तो किस प्रकार से, ये बात सही है कि नई नीति ला करके आपने नीतियों की, अब फिर वो ये कहा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सारों के नाम पर बहुत सारी चीज शुरू करी वापस से, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो अगर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हैं, यदि उन नेता को, तो ये भी कहते हैं कि हमारे तो वही नेता पुराने वाले हैं, जो कि राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी जी है। हाँ, वो प्रधानमंत्री रहे, आपको आप दायित्व भी बनता है कि आप कह सको। देखिए ये बात सही है कि किसानों के माध्यम से, जो अगर ये राहुल गांधी जी ने कहा था
कि हम सब किसानों के कर्जे माफ कर देंगे। अब कितना कर्जा है, क्योंकि आपने अभी तक 16,000 करोड़ का कर्जा माफ करने के लिए आए, जो कि 6,000 करोड़ तो पुरानी वाली सरकार का माफ किया। अब 14,000 आपको करोड़, कॉमर्शियल 14,000 करोड़, 8 और 6, 14,000 करोड़। हाँ 14, तो अब आपको कॉमर्शियल बैंकों का कर्जा कितना है ये निकाल नहीं पाया कोई अभी तक। तो ये कर्जा हम इसमें माफ करेंगे तो हम पैसा देंगे कहां से एक बैंकों को, आप ये तो बताइए हमारे पास। अब आप कह रहे हो कि विकास के लिए हमने बहुत सारी चीजें कह दी, तो या तो विकास कर लेंगे या कर्जे माफ कर देंगे। बहुत सरकार के पास लिमिटेशन साधन है, और कहा है कि तेल निकल रहा है पहले ज्यादा, कोठारी साहब क्वालिटी के मिलने। पास जाऊंगा, श्याम जी वापस आऊंगा, मैं कोठारी साहब के पास जाना चाहूंगा। कोठारी साहब, स्वर्णिम जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बजट को लेकर के उन्होंने कहा कि योजनाएं तभी बनाई गई हैं कि बजट का स्पेस उनके पास में था कि बजट हम दे सकते हैं। 2-3 चीजों में जानना चाहूंगा। यहाँ एक तो ग्रामीण सेक्टर को वापस से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उनको दे सकें, ग्रामीण बसें शुरू कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने उसे बंद कर दी थी जी क्योंकि अभी प्रताप सिंह खाचरियावास कह चुके हैं कि लोक परिवहन जो है ये पूर्ववर्ती सरकार का बनाया हुआ है। तो ये यहाँ योजनाएं या फिर कुछ ऐसी पीपीपी मोड की जो चीजें हैं, एक सरकार आती है उसे बनाती है, दूसरी उसको खत्म कर देती है। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कोई प्लानिंग से नहीं है या शॉर्ट टाइम उसका बेनिफिट लेने के लिए ये है सब कुछ, या फिर प्रेशर में बनाई जाती हैं ऐसी नीतियां? देखिए योगेंद्र जी, आज कोई भी सरकार जो सत्ता में होती है सर, अपने समीकरण को साधने के लिए अधिकांश जो नीतियां बनाई जाती हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए नीतियां बनती है। आपने ग्रामीण बस की बात करी सर, बहुत अच्छा प्रयास है, पर कब चलेंगी, कितनी चलेंगी? मैंने कहा ना, स्वर्ण जी जो बात कह रहे थे, उनके पास में कोई गोपनीय दस्तावेज होगा जिसके बेसिस पे कह रहे हैं कि सरकार इस तरह फंडिंग कर पाएगी या इतना साधन सरकार जुटा पाएगी। जो पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको देखते हो तो ये लगता है कि सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्टेज पे नहीं है। तो उस अवस्था में इतना सारा सब कुछ कर पाना मुझे लगता है संभव नहीं हो पाएगा। जी स्वर्णिम जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी योगेंद्र जी, डाउट यही है कि बजट बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डाउट जहां हो रहा है वो यही हो रहा है कि पैसा कहां से आएगा। पैसे की सबसे बड़ी बात है, जैसे कुछ चीजों को लेकर के कहा कि रिफाइंड के बाद में प्रदेश की सबसे बड़ी योजना पूर्वी राजस्थान को पानी मुहैया कराने की है, जो 37,000 करोड़ की है। हालांकि उन्होंने कह दिया कि केंद्र सरकार इसमें सहयोग करे तो हम लेकर के आ सकते हैं, 13 जिले उससे पानी पी पाएंगे। संविदा कर्मियों की बात है, संविदा कर्मियों के लिए नियम बनाने के लिए फिर एक वो बना दिया, तो इन्हें राहत कब मिलेगी? फिर नियम की वापस से रूपरेखा तैयार होगी, फिर चलता रहेगा सिलसिला। वो यही तो चाह रहे हैं कि हमें नियम वन टाइम नियमित करके हमें भी तो निपटाइए। देखिए निश्चित रूप से आकांक्षाएं सभी की हैं। आपके साथ में एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं इनकी भी आशाएं, जो वेतन विसंगतियां 2017 में हुई वो भी दूर हों। तो उन सबके लिए जो है एक कमेटी बना करके उस सबकी स्टडी की जाती है, किस किस को क्या क्या दिया जा सकता है और क्या कानूनन तर्कसंगत है और क्या जो मांगे हैं वो वाजिब हैं। तो ये इस को तो जो है नियमानुसार जो है क्रियान्विति हो ही रही है। अभी मैं आपसे एक जो बताना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी से जो बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। देखिए राजस्थान में रेवेन्यू कलेक्शन, ये बात सही है कि 50% रह गया था कोरोना काल के दौरान। इस रेवेन्यू कलेक्शन में जब 50% रह गया, लेकिन अब जब नया जो ये अब जो समय आया है, इस समय में हमें अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना ही है, विकास करना ही है। तो इसमें चूंकि लोगों को रोजगार प्रदान करना है, इसके लिए ये कई तरह की नीतियां बनाई गई हैं। अब जैसे बसेस चलाने की, जहां तक अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें घोषणा की है 6,000 जो ग्राम पंचायत है इनको जोड़ा जाएगा, क्योंकि वहां पे बसें नहीं है। तो कुछ ये राहत तो है ही, क्योंकि लोगों के पास आने जाने के साधन नहीं, अगर आएंगे जाएंगे मोबिलाइजेशन होगा तो कोई उद्योग धंधे व्यापार बढ़ेंगे वहां पे। और इसके अलावा अगर 64 जो उपखंड हैं वहां पे अगर ब्लॉक्स में जाकर के औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होते हैं और वन टाइम जो वन स्पॉट जो हमने क्लियरेंस सिस्टम बनाया है उसके द्वारा उद्योग धंधे आते हैं, क्योंकि उसके लिए आगे फाइनेंस को अट्रैक्ट करने के लिए आगे समिट भी होने वाला है राजस्थान में,
इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने की है। इसके अलावा टूरिस्ट सेक्टर अगर सुदृढ़ होता है, प्लस हम सबसे बड़ी जो चीज है इस वक्त कृषि सेक्टर को सुदृढ़ करने की जो बात हुई है, जो उनके प्रोसेसिंग के लिए और उनके जो कहना चाहिए फूड पार्क्स जो बनाए जाएंगे और उसके द्वारा राजस्थान में जो है रोजगार बढ़ाने के, किसानों की आय बढ़ाने के जो संसाधन उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको राहत दी है। राहत देने के साथ में उनको व्यापार और अपनी उपज बेचने के लिए भी जो है एक मुहैया प्लेटफॉर्म कराया गया है। वो अगर नए प्लेटफॉर्म अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो निश्चित रूप से आय बढ़ेगी, ना सिर्फ सरकार की बल्कि लोगों की भी। तो ये घोषणाएं ही नहीं है सिर्फ। जब कॉलेज खोलने की बात हुई है, अगर महिला कॉलेज खोलने की बात हुई है तो जगह के अनुसार हुई है, वो कॉलेज खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि जो घोषणाएं हुई हैं उनमें मुख्यतः जिन घोषणाओं को आगे बढ़ाया, जैसे अब सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी महिलाओं को, तो उसमें कितना व्यय आएगा इस व्यय को एस्टिमेट करके इस बजट में बताया गया है। और उसमें जो पहले से जो योजना चली आ रही है फ्री मेडिसिन की, उसमें ये बजट बढ़ाया गया है। मैं रोकना चाहूंगा स्वर्णिम जी, मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं तमाम अतिथियों को यहाँ पे रोकना चाहूंगा। तो बजट, जैसे हमारे कोठारी साहब ने कहा, हमारे अतिथि हैं, बजट विश्लेषक हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि बजट सभी सरकारों के अच्छे होते हैं, लेकिन बस एक समय से उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और पैसे की व्यवस्था किस तरह से जुटा सकते हैं, जनता पे बाहर नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बजट बहुत अच्छा है। और अगर आप बजट जनता को ही दबा करके अगर पैसा निकाला जाएगा तो फिर वो देखता है कि पहले वाला ही ठीक था, आप नया बजट मत बनाइए। क्योंकि सीधा सा है कि सरकार चाहती है विकास करना, जनता ये चाहती है कि हम इस पैंडेमिक से बाहर निकले हुए हैं, अभी बाहर भी नहीं निकल पाए हैं, हम और ज्यादा कर्ज जो है उसका बोझ सहन नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमें कुछ ऐसी योजनाएं दीजिए ताकि उस राहत की मरहम हम सहन कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।